दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं इतिहास में एक नए टॉपिक को लेकर। जी हां दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित बहुत सारे बेहतरीन सवालों को। जी हां दोस्तों, देखिए इतिहास की सीरीज चल रही है। बहुत जल्द दोस्तों प्राचीन इतिहास आपका समाप्त होने वाला और हम लोग मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसी सेगमेंट में दोस्तों मैं आपको विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी कराऊंगा, लेकिन सीक्वेंस एकदम टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है। आज हमारा दोस्तों 35वां दिन है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिए। आज 35वां दिन है और आज जो हम सवाल कवर करने वाले दोस्तों ये 1021 से लेकर के 1050 तक के सवालों को कवर करने वाले। देखिए मैं आपसे बार बार कहता था ना कि कब 1000 सवाल पूरा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और देखिए हो गए पूरे। ठीक है, तो आप इस सीरीज के साथ जुड़िए और देखिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं केवल कंटिन्यूटी के साथ देखिए, पीछे का सीरीज देखिए और रोज कंटिन्यूटी बनाए चलिए। मैं हर विषय पर चर्चा करूंगा और एक सिंगल टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं। एक ही टॉपिक में दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इन फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपकी तैयारी जबरदस्त हो पाएगी, क्योंकि जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आपको एक क्लास पसंद आ रही तो कल्पना करो एक क्लास केवल ट्रेलर है, पिक्चर असली यहां पर दोस्तों आप आइए ज्वाइन करिए। मजा ना आए तो बताइएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। स्टडी 91 की दोस्तों किताबें भी आ चुकी, तो किताब भी ऑर्डर करो भाई, घर बैठे पढ़ना शुरू करो, लेट ना करो। धीरे धीरे समय गुजर रहा है तो थोड़ा सा स्पीड में आप तैयारी करना आरंभ कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आज हमारा 35वां दिन है और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या कि 1021 से लेकर के 1050 तक के सवालों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट दे रहा दोस्तों, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सर ऐसा भी कोई कुल था क्या? अग्निकुल, हाँ भाई अग्निकुल था, चंद्रकुल था, सूर्यकुल था। ठीक है, तो आपने ऐसे कई सारे कुलों के बारे में सुना होगा। सर पता नहीं, सुना तो नहीं, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, मानना पड़ेगा। अग्निकुल की बात करें दोस्तों तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार भी इनकी एक शाखा थी। ठीक है, कुल 4 शाखाएं मिली। कितनी है दोस्तों? अग्निकुल में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो पहले इसका उत्तर ही लिख लीजिए कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश था दोस्तों ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 पर किसकी बात होती? नंबर 2 पर परमार की बात आती। ठीक है, तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार हो गया, परमार हो गया। आपने सोलंकी राजवंश के बारे में सुना होगा, आगे हम लोग क्वेश्चन भी कवर करेंगे। सोलंकी राजवंश सुना होगा। सोलंकी को ही दोस्तों चालुक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलंकी को ही चालुक्य कहा जाता है। और एक चौथा भी लिखेगा चौहान राजवंश। जी हां दोस्तों, सर ये चौहान राजवंश सर वही वाला है क्या जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं? हाँ वही वाला है। अच्छा आपने पढ़ा है ना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1191 में लड़ा गया था। हाँ सर पढ़ा है। आपको पता है उनका नाम पृथ्वीराज चौहान नहीं था। सर फिर क्या था? आप सोच के बताओ। सर क्या बात करना है, गौरी ने तो ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। आप पूरा नाम बताओ ना, नाम तो सही है, पूरा नाम बताओ। ठीक है, पूरा नाम बताओ। तो पूरा नाम था भैया पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या था? तृतीय। अच्छा मतलब पृथ्वीराज चौहान के नाम से कई सारे व्यक्ति हुए थे। हाँ हुए थे। ये तीसरे नंबर वाले थे जिनकी लड़ाई किससे हुई थी? मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी। तो पता होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए सर ठीक है, बढ़िया हुआ आपने बता दिया। फिलहाल हम बात करें अग्निकुल की, और अग्निकुल में जो 4 वंश चले, गुर्जर प्रतिहार वंश चला, एक परमार वंश चला, एक सोलंकी जिसे हम चालुक्य भी कहते हैं, और एक चौहान वंश याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि राजपूतों के चारों वंशों का उदय अग्निकुंड से हुआ? जैसे अब यहां लिखा ना कि ये अग्निकुल के राजपूत थे। भाई कहां वर्णित है? मान लीजिए आप ही ने हमसे पूछ दिया सवाल, सर ये कहां लिखा है कि अग्निकुल के राजपूत हैं? तो याद रखेगा चौहान वंश के एक महान कवि थे पृथ्वीराज रासो, उनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने रचना किया दोस्तों पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है दोस्तों? तो याद रखेगा ये चंद्रबरदाई की कृति है। किसके दोस्तों? चंद्रबरदाई की दोस्तों कृति है, याद रखेगा। और चंद्रबरदाई ने इस किताब को लिखा। उसी ग्रंथ में दोस्तों उल्लेख किया गया कि अग्निकुल में कुल 4 राजपूत वंश थे, उन चारों के बारे में बताया गया, क्योंकि चौहान वंश भी वहीं से आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रबरदाई ने इसे लिखा है। अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा सर्वप्रथम किस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है? क्या पूछा दोस्तों? उस अभिलेख का नाम बताइए, उस पहले अभिलेख का नाम बताइए जहां पर गुर्जर जाति के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो याद रखेगा वो अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखेगा आपने नाम सुना होगा पुलकेशिन द्वितीय का।
पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना होगा। हाँ सर, रुकिए हम बता रहे हैं सर। पुलकेशिन द्वितीय वही वाला राजा है ना जिसने हर्ष के साम्राज्य को दक्षिण भारत जाने से रोका था। सर हर्ष की बात हम लोगों ने हर्षवर्धन काल में किया था। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी मृत्यु हो गई थी। मौखरी शासक शशांक जो था दोस्तों, जो जिसने बोध गया वाला वृक्ष कटवा दिया था, ठीक है, पहले उसको हर्षवर्धन ने हराया। छोटा सा बच्चा था, 13 साल उम्र थी, गद्दी पर लोगों ने बैठा दिया, लगा राजपाट करने और लगा जीतने। कंटिन्यू दोस्तों कई सारे हमले किया, पूरा उत्तर भारत जीत के हर्षवर्धन ने कर दिया। और अब उसकी मंशा थी दक्षिण भारत जाने के लिए। नर्मदा के तट पर जाके भिड़ गया पुलकेशिन द्वितीय के साथ। वहीं पर हर्षवर्धन की हार होती है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है और तब जाकर के उसका विजय अभियान रुकता है, नहीं रुकता नहीं, ठीक है। हाँ, उसी पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं, याद रखेगा। पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों एहोल अभिलेख था। क्या था? एहोल अभिलेख था। उस एहोल अभिलेख में दोस्तों पहली बार किसके बारे में वर्णन मिलता है? ये अभिलेख है जिसमें अभिलेखी साक्ष्य मिला है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? यह बहुत अच्छा सवाल है, किसका संस्थापक कौन था? एक बात कहना चाहूंगा, गुर्जर प्रतिहार एक ऐसा वंश था जहां पर दोस्तों इसका उदय कई क्षेत्रों, मालवा क्षेत्र में अलग उदय हुआ है, राजस्थान वाले में अलग उदय हुआ है, और गुजरात वाले में अलग उदय हुआ, सौराष्ट्र में अलग उदय हुआ, दक्कन साइड जाएंगे महाराष्ट्र वाले बेल्ट में वहां अलग हुआ है। तो अलग अलग लोकेशन पर दोस्तों अलग अलग लोगों ने इसकी स्थापना की। अगर मुख्य रूप से बताएं कि इसके संस्थापक कौन कहे जाते हैं तो याद रखेगा नागभट्ट को इसका संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। अब यहां प्रथम क्यों बोला? क्योंकि नागभट्ट के नाम से कई राजा आएंगे, तो नागभट्ट प्रथम के संस्थापक कहे जाते हैं, इनके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। एक चीज और, गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण, ठीक है, राम के भाई लक्ष्मण का क्या मानते हैं दोस्तों? वंश मानते हैं, ठीक है, कि लक्ष्मण जी के वंश से दोस्तों हम लोग बिलोंग करते हैं, ऐसा गुर्जर प्रतिहारों का मानना है, ठीक है। एक सवाल और, ये नागभट्ट की बात हो रही है, तो नागभट्ट दोस्तों एक कहां का शासक था? तो याद रखेगा नागभट्ट शासक था मालवा का, ठीक है, मालवा का। मालवा दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का स्थान है। मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को, उसे भी याद रखेगा दोस्तों। यहां पर एक व्यक्ति का और नाम मैं बताना चाहूंगा, हरिश्चंद्र का, ठीक है, अलग पेन से लिख देता हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों हरिश्चंद्र नाम के एक व्यक्ति को क्या मानते दोस्तों? संस्थापक मानते। कुछ इतिहासकार दोस्तों संस्थापक किसे मानते हैं? हरिश्चंद्र को संस्थापक मानते हैं। लेकिन ये हरिश्चंद्र दोस्तों जो आपका हिस्सा राजस्थान का था ना, राजस्थान में जहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई, उसका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। ओवरऑल मेन संस्थापक देखेंगे तो नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। अच्छा, ये हरिश्चंद्र की लड़ाई भी हुई थी दोस्तों राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से, ठीक है, दंती दुर्ग के साथ इसने लड़ाई भी किया था, ठीक है। दंती दुर्ग मैंने बताया था ये संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का, और दंती दुर्ग जीत गया था और हरिश्चंद्र क्या हो गया था? हार गया था। ये भी आप याद रखेंगे, मतलब दंती दुर्ग ने इसे पराजित किया था, यह भी आप याद रखिएगा। लिख रहा प्रतिहार साम्राज्य, पढ़िए ध्यान से, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये एक अच्छा सवाल कर दिया भाई। संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम बताएगा, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो नाम बताएगा दोस्तों वत्सराज। क्या बताएंगे दोस्तों? वत्सराज। ये वत्सराज सर हम पहले भी सुन चुके हैं। जब मैं आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा भाई त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षी संघर्ष में दो उत्तर भारत के राज्य लड़ रहे थे। एक गुर्जर प्रतिहारों की लड़ाई चल रही थी, किसके साथ? पाल वंश के साथ। बंगाल के पाल वंशी शासक के साथ लड़ाई चल रहा था। किसको लेकर लड़ाई चल रहा था? कन्नौज को लेकर। दोनों के बीच में कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, उसी कन्नौज को लेकर लड़ाई चल रहा था। और दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट भी आकर दोस्तों उसमें जुड़ गए उस लड़ाई में। तो दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया और कम से कम 200 सालों तक लड़ाई लड़ी गई। तो एक सवाल मैंने बताया था कि भाई इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया था, इसका बीजारोपण किसने किया था? तो यही शासक है वत्सराज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है, याद रखेगा। इसी ने दोस्तों शुरुआत किया था और सम्राट की उपाधि धारण किया था, ठीक है। पहली बार दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश में अगर किसी ने सम्राट की उपाधि धारण किया तो याद रखेगा यही, ठीक है। और याद रखेगा त्रिपक्षीय संघर्ष
त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, संघर्ष की शुरुआत किसने किया दोस्तों? तो याद रखेगा किसने किया? इसी वत्सराज ने दोस्तों इस लड़ाई की शुरुआत किया है। तो इसको भी याद रखेगा। कब दोस्तों? वत्सराज का टाइम पीरियड क्या है? तो याद रखेगा 783 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 783 ईस्वी ये इसका टाइम पीरियड है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। लिख रहा पाल नरेश धर्मपाल को, ठीक है, धर्मपाल कहिए चाहे धर्मपाल कहिए, ठीक है, धर्मपाल को पराजित कर बंग यानी बंगाल और गौड़ शासक पर किसने अपना अधिकार कर लिया? ठीक है, किसने पराजित किया भैया? तो याद रखेगा वत्सराज ने पराजित किया। किसने किया दोस्तों? वत्सराज पराजित किया, ठीक है। वत्सराज ने पराजित किया किसे? पाल नरेश धर्मपाल को, ठीक है। यानी गुर्जरों में वत्सराज बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाल नरेश को हरा दिया, पाल नरेश को भी हराया, पाल को हराने के बाद बंगाल को भी जीता और गौड़, भाई पाल रहते का तो बंगाल के शासक थे, तो बंग और गौड़ दोनों पर दोस्तों अधिकार कर लिया था। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा क्या वत्सराज को किसी ने नहीं हराया? क्या हराया ना, वत्सराज को किसने हराया? तो राष्ट्रकूट शासक, नाम था ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वारा पराजित हुआ। कौन दोस्तों? याद रखेगा ध्रुव द्वारा पराजित कौन होता है? ये वत्सराज पराजित हुआ है, ठीक है। तो जीता तो हारा भी, ये भी याद रखेंगे, दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। चलिए अगला बढ़ते हैं। लिख रहा नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ने, देखिए नागभट्ट प्रथम संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, यही ना गुर्जर प्रतिहार वंश का। अभी कह रहा नागभट्ट द्वितीय से सवाल सुनिए। लिख रहा नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया? भाई कन्नौज क्या है? यह त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल स्थान है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो किसको पराजित किया? तो याद रखेगा इसने चक्रायुद्ध को पराजित किया। किसे पराजित किया दोस्तों? चक्रायुद्ध को। अब जब चक्रायुद्ध का नाम आ गया तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर एक शासक है दोस्तों, याद रखेगा पाल शासक है धर्मपाल, ठीक है। पाल वंश का राजा था, कौन था? धर्मपाल, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसको वत्सराज ने हराया था। धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल ने आया और धर्मपाल दोस्तों एक कन्नौज का एक नया राजा बनाया। किसको? इंद्रयुद्ध को। किसे दोस्तों? इंद्रयुद्ध को अपदस्थ कर, ठीक है, इंद्रयुद्ध को अपदस्थ करके किसको राजा बना दिया? चक्रायुद्ध को राजा बना दिया। जब चक्रायुद्ध को राजा बना दिया तो लड़ाई होने लगी। नागभट्ट द्वितीय आया और चक्रायुद्ध को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। देखिए राजा किसने बनाया? धर्मपाल ने। किसे हटाकर? इंद्रयुद्ध को हटाकर। इंद्रयुद्ध को अपदस्थ करके अपने संरक्षण में धर्मपाल ने राजा किसे बनाया? राजा किसे बनाया? याद रखेगा चक्रायुद्ध को। धर्मपाल भी हारा, धर्मपाल को तो वत्सराज ने हराया और चक्रायुद्ध को वत्सराज के पुत्र या उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने हराया। लिख रहा नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल नरेश को मुंगेर के समीप पराजित किया? तो भाई जब चक्रायुद्ध को ये राजा बनाए थे और चक्रायुद्ध हार जाएगा तो ये तो घर बैठेंगे नहीं। धर्मपाल दोबारा आ गया। सर धर्मपाल तो पहली बार तो वत्सराज से हारा था ना, दोबारा लड़ने आ गया, जोश ज्यादा आ गया था तो दोबारा लड़ने आ गया। जब दोबारा लड़ने आ गया तो ये जो पालवंशी शासक था, पाल वंश का जो धर्मपाल था, ये दोबारा लड़ने आ गया। जब दोबारा लड़ने आ गया तो एक बार इसके बाप से हारा था, अब वो समय आ गया जब इसका बेटा भी इसको हरा दिया, इसका बेटा भी हरा दिया। तो इसको याद, नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल नरेश को मुंगेर के समीप पराजित किया था? तो याद रखेगा धर्मपाल को पराजित किया था। इसके पहले दोस्तों कौन पराजित किया था? इसके पहले वत्सराज ने भी हराया था, पीछे हमने पढ़ाया आपको। आगे बढ़िए। लिख रहा है नागभट्ट द्वितीय को किसने पराजित किया? ठीक है, हाँ ये अच्छा सवाल कर दिया। जैसे वत्सराज को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बताया ना, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने क्या किया? वत्सराज को पराजित किया। उसी तरह से नागभट्ट द्वितीय को दोस्तों किसने पराजित किया? तो यहां पर फिर से याद रखेगा राष्ट्रकूट शासक ही थे। राष्ट्रकूट बड़े मजबूत थे, ठीक है, राष्ट्रकूट जब आते थे कूट देते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक याद रखेगा, गोविंद का नाम सुना है? राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय का नाम सुना होगा दोस्तों। उस गोविंद द्वितीय ने नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया, पराजित किया। गोविंद द्वितीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया, ध्रुव ने वत्सराज को हराया, ठीक है। तो याद रखेगा राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय ने इसको पराजित किया, तब जाकर थोड़ा सा ये ठंडा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक। ये अच्छा सवाल कर दिया सर। अभी तो हमने संस्थापक पढ़ा, वास्तविक संस्थापक पढ़ा, अब यहां पे कौन आ जाएगा? तो याद रखेगा सबसे प्रतापी कहा जाता है मिहिर भोज को। किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को सबसे प्रतापी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा सबसे प्रतापी भी कहा जाता है और सबसे महान
महान शासक कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। एक सवाल और याद रखेगा, एक अरब यात्री आया था, वो इसी के समय में भारत यात्रा किया था, उसका नाम था सुलेमान। कई बार सवाल आता है कि दो तरह से सवाल आता है, ठीक है, कि बताइए सुलेमान ने किस राजा के शासन काल में भारत यात्रा किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज का शासनकाल चल रहा था, इन्हें राजा भोज भी कहा जाता है, बहुत सारी किताबें मिहिर भोज ने भी लिखा है, ठीक है, तो याद रखेगा। ऐसे भी आता है, या ऐसे पूछता सवाल कि बताइए मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा यात्री आया था, कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो क्या बताएंगे? सुलेमान आया था। जी हां दोस्तों, सुलेमान। अभी आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अल मसूदी के बारे में पढ़ेंगे। अल मसूदी भी आया और ये भी आया है, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग राजा के काल में। लिख रहा किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में क्या धारण किया दोस्तों? आदि वराह की उपाधि धारण किया था। तो याद रखेगा वो यही शासक था मिहिर भोज। कौन था दोस्तों? मिहिर भोज ने उपाधि क्या धारण किया दोस्तों? याद रखेगा भगवान विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था। लिख रहा किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल, ठीक है, पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण दूती को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? ये किसने किया था दोस्तों? तो ये काम भी किसका था दोस्तों? ये मिहिर भोज का ही काम था, ठीक है। मिहिर भोज याद रखेगा सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, ठीक है। इसके पहले जो राजा हुए वत्सराज, ठीक है, वत्सराज ने किसको हराया? वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। धर्मपाल ने चक्रयुध को राजा बनाया, तो नागभट्ट दूती ने उसको हराया। फिर नागभट्ट दूती को किसने हराया? अच्छा, उसको वत्सराज को ध्रुव ने हराया था, ठीक है, वत्सराज को ध्रुव ने हराया था। और वत्सराज ने किसे हराया था? तो उसने धर्मपाल को हराया था। दोनों बातें बता दिया। इसी तरह से जो आगे नागभट्ट दूती आता उसको कौन हराता? तो उसको गोविंद दूती ने हराया, हमने पीछे पढ़ लिया, वही दे रहा दोस्तों। तो बार बार आप केयर करेंगे ना तो हमेशा गुर्जर प्रतिहार वंश जीत हासिल कर रही है ज्यादातर, क्योंकि हम चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। तो मिहिर भोज ने याद रखेगा इस बार पाल वंशी शासक को भी हरा दिया। और कौन से पाल? नारायण पाल। धर्मपाल जा चुके थे, नारायण पाल आ गए थे, नारायण पाल को भी हराया। और राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण दूती था उसको भी हरा करके पूरा कन्नौज अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा प्रतिहार साम्राज्य को विस्तार, प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक दोस्तों किसने किया? मतलब साम्राज्य को और किसने बढ़ा दिया? तो मिहिर भोज का उत्तराधिकारी हुआ था महेंद्र नाथ प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? महेंद्र नाथ प्रथम। ये कौन था दोस्तों? याद रखेगा ये मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था, ठीक है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? देखिए मिहिर भोज ने तो ऑलरेडी हरा दिया था, किसे भाई? उसको हरा दिया था ना, क्या नाम है, नारायण पाल को। नारायण पाल पाल वंश का राजा था, उसको हरा दिया था, तो हरा करके कंट्रोल ले लिया था। उत्तर भारत में कंट्रोल था ही, उत्तर भारत में कन्नौज जब जीत लिया था तो मगध पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो मगध और उत्तरी बंगाल सबको भी जीत लिया ये महेंद्र नाथ प्रथम ने, इसको याद रखेगा, ठीक है। महेंद्र नाथ कहा जाता है, कई किताब में महेंद्र पाल भी दिया, ठीक है। तो जहां मुझे कंफ्यूजन होता है ना मैं सब दे देता हूं आपको कि आप खुद से जानिए महेंद्र पाल प्रथम, महेंद्र नाथ प्रथम, ठीक है। चलिए, पाल इसलिए लिखा कि पाल लिख दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज होकर कहीं पाल वंश ना समझ जाएं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिताकार या रचनाकार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो याद रखिएगा वो इसी महेंद्र पाल के ही दरबारी कवि थे। किसके थे दोस्तों? महेंद्र पाल प्रथम या महेंद्र नाथ प्रथम के क्या थे? दरबारी कवि थे राजशेखर। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा है। राजशेखर की एक प्रसिद्ध रचना काव्य मीमांसा भी है। क्या है दोस्तों? काव्य मीमांसा भी है। राजशेखर ने दोस्तों याद रखेगा बाल भारत की रचना भी किया, बाल भारत की भी रचना किया है और बाल रामायण की भी रचना किया, दोनों इनकी रचनाएं। तो आप हो सकता है एक दो जानते हो, लेकिन आप ये 3-4 याद रखिए ना, परीक्षा में कहीं से कुछ भी दे सकता है। आगे बढ़िए। लिख रहा बगदाद निवासी अल मसूदी। देखिए अल मसूदी की बात कर रहा है, पीछे हमने अरब यात्री के बारे में बात किया था। अरब यात्री क्या नाम था दोस्तों? सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान जो था दोस्तों, सुलेमान ये किसके आया था? तो मिहिर भोज के काल में आया था। मिहिर भोज के काल में ये भारत आया था, ये हमने पढ़ा। अभी आपसे पूछ रहा कि बगदाद का निवासी अल मसूदी जो था वो किसके समय में आया था? तो याद रखेगा वो महिपाल के समय में आया था। इसका नाम क्या था? महिपाल। अब दोस्तों पीछे हम महेंद्र पाल पढ़ रहे थे या महेंद्र नाथ प्रथम, तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? ये महिपाल बना। तो इसको याद रखेगा महिपाल के समय में कौन भारत आया? अल मसूदी भारत आया था। महिपाल किस वंश का था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों एक मौका दीजिए, किताबें बड़े दिल से लिखी गई, आप लीजिए, परचेज कीजिए, मजा ना आए तो बताइए। एक एक
कंटेंट दोस्तों बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। आप इसमें से कोई भी किताब परचेज करेंगे ना तो आपको मजा ही आएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। लिख रहा है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहा। यह बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि इस पीरियड में दो ही यात्री आए थे, एक तो सुलेमान आया था और एक अल मसूदी आया था। सुलेमान अरब का रहने वाला था, अल मसूदी बगदाद का रहने वाला था। तो एक जो बगदादी था दोस्तों ना, अल मसूदी, उसी ने दोस्तों बौरा कहा है, ठीक है। अल मसूदी ने क्या कहा है, याद रखेगा, यह बगदाद से चलकर आया था, ठीक है, ठीक है। बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी कहां है, बगदाद है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां इराक भी याद रख सकते हैं, ठीक है, इराक, ठीक है, इराक भी याद रख सकते हैं। इराक की राजधानी क्या है दोस्तों, बगदाद है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, उसने गुर्जर प्रतिहार शासकों का कहा, यह बौरा है, क्या है, बौरा, ठीक है। और अल मसूदी से अल गुजर याद रख सकते हैं, ठीक है, अल मसूदी अल गुजर, ठीक है। तो इस वंश को क्या कहा, अल गुजर कहा, और इसके शासकों को बौरा कहा। लिख रहा, किस चंदेल शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल की हत्या कर दी। भाई ये यशपाल की हत्या दोस्तों किसने किया था, तो बता भी दिया कि चंदेल शासक था। उस चंदेल शासक का नाम था गंडदेव। क्या नाम था दोस्तों, गंडदेव। जी हां दोस्तों, चंदेल शासक है गंडदेव। उसने अंतिम शासक, सवाल ये भी बन सकता है कि अंतिम शासक का नाम क्या है, तो याद रखेगा, प्रथम शासक था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था, नागभट्ट प्रथम, जिसे हम संस्थापक कहते हैं। कई जगह पे हरिश्चंद्र को कहा जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजस्थान शाखा के संस्थापक हैं, न कि होल ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यशपाल को हरा दिया किसने, गंडदेव ने हरा दिया, ठीक है, और यहीं पर हो जाती समाप्ति। अच्छा, ये अंतिम शासक दोस्तों कब चल रहा है, इसका टाइम पीरियड तो लगभग 1036 ईस्वी की बात है दोस्तों, जब ये समाप्त हो रहा है। लिख रहा है, ओशैन या ओशिया का मंदिर या औसिया का मंदिर, सवाल देता है परीक्षा में, औसिया का मंदिर दोस्तों कहां पर है, या इसको किसने बनवाया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। औसिया का मंदिर बनवाया था दोस्तों, प्रतिहार शासक था वत्सराज। सर ये वही वाला राजा है ना जिसने बड़ा कहानी शुरू किया था, वो त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था उसकी शुरुआत इसने किया था। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ये वत्सराज ने दोस्तों इस मंदिर को बनवाया। कहां बनवाया दोस्तों, तो जोधपुर बीकानेर मार्ग में, ठीक है, जोधपुर बीकानेर मार्ग जो राजस्थान में दोस्तों, वहां पर दोस्तों वत्सराज के द्वारा ये औसिया का मंदिर बनवाया गया। और इस औसिया के मंदिर को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। सवाल आ जाए तो कितने ऐसे बच्चे जिनको पता है, नहीं पता है, ठीक है। देखिए बढ़िया से पढ़िए। मुझे लग रहा है क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज क्या हो गई, आप लोग एक्टिव नहीं है, कहां चले गए, मजा नहीं आता क्या स्टडी 91 की क्लास में अब, ठीक है। देखिए मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा टाइम चेंज किया और टाइम को विशेष ध्यान दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी जा रही हैं, बहुत सोच समझ के आप पढ़ते चलें। समझ में आ रहा है ना, चलो आ जाओ आगे बढ़ते दोस्तों, अगला पॉइंट करते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि आभानेरी और राजौरगढ़, जी हां दोस्तों, आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव का संबंध किस युग से है। देखिए युग पूछेगा तो सिंपल सी बात है, सवाल गुर्जर प्रतिहार वंश का है तो युग भी यही होगा, सिंपल सी बात है। अगर हम आभानेरी की बात करें, ठीक है, आप एक एक सवाल को अलग कर लो। अगर हम आभानेरी की बात करें दोस्तों, तो आभानेरी जो जगह है ना, याद रखेगा, आभानेरी ये दौसा जिले में स्थित एक गांव है, ठीक है। दौसा जिला दोस्तों, जब आप राजस्थान में जाएंगे कभी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के जब जाएंगे तो भरतपुर पड़ता है, वो बॉर्डर पड़ता है। भरतपुर से जैसे आगे बढ़ेंगे दौसा जिला है, ठीक है। इसी दौसा जिला में दोस्तों आपने मेहदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो याद रखेगा वो स्थान है। तो यहां दौसा जिले में ही दोस्तों एक गांव है आभानेरी, ये वहीं संबंधित है। और दोस्तों इनकी कलात्मक वैभव की बात करें तो याद रखेगा, जैसे आप पढ़ते हैं नागर शैली, उत्तर भारत में मंदिरों की शैली कैसी, नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली कैसी, द्रविड़ शैली। इनकी अपनी शैली थी, इनके जो मंदिर थे ये अपनी स्टाइल में बने होते थे, तो गुर्जर प्रतिहार शैली इनको कहा जाता था दोस्तों। इनको आभानेरी को कहा जाता है द सिटी ऑफ ब्राइटनेस। क्या कहा जाता है, द सिटी ऑफ ब्राइटनेस। देखिए बात को समझिएगा, सवाल कभी बना कि द सिटी ऑफ ब्राइटनेस किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, आभानेरी को कहते हैं। सवाल कभी पूछे खजुराहो का, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, औसिया का मंदिर, जो जोधपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित है, वो कहलाता है क्या दोस्तों, या लोकेशन उसका जोधपुर से 60-70 किलोमीटर है, तो वही मान सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर है औसिया मंदिर। निर्माण किसने कराया, वत्सराज ने कराया। तो इसको याद रखेगा, द सिटी ऑफ ब्राइटनेस के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहां दोस्तों चांद बावड़ी बड़ा फेमस है,
चांद बावड़ी याद रखेगा, बड़ा फेमस है। एक हर्षत माता मंदिर है, हर्षत माता मंदिर टेम्पल, यह भी दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है वहां का, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया था राजौरगढ़ का किला। दूसरा क्या दिया था, अलग पेन से लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। राजौरगढ़, राजौरगढ़, ये राजौरगढ़ याद रखेगा दोस्तों, ये राजस्थान के अलवर जिले का एक गांव है। कहां का दोस्तों, अलवर जिला, आपने सुना होगा, ये अलवर जिले में पड़ता है दोस्तों राजौरगढ़, ये वहां का है। और यहीं पर दोस्तों एक मंदिर बड़ा फेमस है, नीलकंठेश्वर मंदिर। कौन सा है दोस्तों, कंठेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के जो नीलकंठ रूप की बात करते हैं, वो नीलकंठ रूप या जो शब्द है वो इसी मंदिर से प्रेरित है, यहीं से लिया गया है। भारत का पहला नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसको ध्यान रखिए। आप पूरे YouTube पर सर्च कर लीजिए, बहुत सारे विषय तो नहीं, लेकिन हाँ इस विषय पर या इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने क्लास दिया होगा। आप कभी कंपेयर करिए कि किस क्लास में क्या खासियत है, क्या क्वालिटी कंटेंट है, क्या नया मिल रहा है, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कम समय में ज्यादा वैल्यूएबल चीजें आपको कहां से मिल पा रही है। ठीक है, देखिए आप विद्यार्थी, आप नहीं अपने ऊपर शोध करेंगे तो कौन करेगा, बेवकूफ बनाने वाले हजारों लोग हैं। कंपेयर करिए और स्टडी करना शुरू करिए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये 35वां दिन नहीं है। ठीक है, आप आइए, जुड़िए, और लगातार 35 दिनों से ऐसी ही क्लास दी जा रही है। ठीक है, और आगे हो सकता है 350 दिन हो जाए और आप लेट आए हों। ठीक है, तो पूरी सीरीज जाकर देखिए, मजा तो खूब आएगा। हर एक टॉपिक से दोस्तों सवाल बन रहे हैं। आगे पढ़िए, लिख रहा किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी व्यक्ति का नाम, उद्योतन सूरी ने कुवलय लिखेगा, कुवलय माला ग्रंथ की दोस्तों रचना किया गया है। तो याद रखेगा ये वत्सराज के शासनकाल में थे। ठीक है, वत्सराज। पीछे हमने पढ़ाया था दोस्तों राजशेखर के बारे में, राजशेखर याद रखेगा ये महेंद्र पाल के शासनकाल में था। ठीक है, महेंद्र पाल जो कि किसका उत्तराधिकारी था, ये मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था, तो उनके समय में दोस्तों राजशेखर थे। लिख रहा चीनी यात्री वेनसांग। सर वेनसांग तो वही है ना जो हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा किया था, हाँ उसी वेनसांग की बात कर रहे हैं। लिख रहा वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी कहां बताया है, तो दोस्तों जगह है राजस्थान में पीला मोलो। क्या नाम दोस्तों, पीला मोलो नाम है दोस्तों। पीला मोलो को दोस्तों राजधानी बताया किसने, वेनसांग के अनुसार दोस्तों गुर्जरों की राजधानी थी। बाकी समय समय पे गुर्जरों की राजधानी बदलती रही है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, काफी समय तक मालवा थी, कुछ समय के लिए कन्नौज भी रही। ठीक है, पीला मोलो भी आप याद रख सकते हैं, ज्यादा समय तक यही रही। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, पढ़िए ध्यान से। लिख रहा किस प्रतिहार शासक के काल में उत्तरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। किसके काल में ऐसा हुआ था, तो भैया एक बात बताओ, पीछे हमने बताया आपको कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि मिहिर भोज सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, मिहिर भोज। और हमने ये भी पढ़ा कि मिहिर भोज ने क्या किया दोस्तों, मिहिर भोज के पुत्र ने तो मान लीजिए ये कन्नौज मगध पर अधिकार कर लिया, बंगाल तक चला गया, लेकिन मिहिर भोज ने तो हराया भी था। मिहिर भोज ने पालवंशी शासकों को भी हराया। ठीक है, और किसको हराया दोस्तों, बाकी राष्ट्रकूटों को भी हराया, दोनों को हराया मिहिर भोज। तो याद रखेगा ये अपने चरमोत्कर्ष पर था, चल रहा था। टाइम पीरियड दोस्तों मिहिर भोज का क्या है, तो लगभग 836 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी तक का जो समय है ये मिहिर भोज का है। और मिहिर भोज के समय दोस्तों आप पूर्वी पंजाब की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप बुंदेलखंड की बात करिए, आप बंगाल की बात करिए, आप मालवा ग्वालियर सौराष्ट्र की बात करिए, पूरा का पूरा क्षेत्र दोस्तों ये मिहिर भोज के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा किसने अपने ग्रंथ विद्वोसाल भंजिका, विद्वोसाल भंजिका बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि विद्वोसाल भंजिका लिखा किसने है, लिख रहा है किसने अपने ग्रंथ विद्वोसाल भंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को, महेंद्रपाल कौन था, महेंद्रपाल दोस्तों याद रखेगा उत्तराधिकारी। कौन है दोस्तों, उत्तराधिकारी है। ठीक है, किसका, मिहिर भोज का। कहा कि इनको रघुकुल तिलक कहा गया और रघुकुल चूड़ामणि कहा गया। विद्वोसाल भंजिका रचना किसकी है, याद रखेगा राजशेखर की ही एक रचना का नाम है। आपने तो खाली क्या पढ़ा है, आपने अलग अलग पढ़ा ना, कर्पूर मंजरी देख लिया, आप श्रृंगार मंजरी याद रखिए वो भी इन्हीं की रचना है, बाल रामायण इन्हीं की रचना है, बाल भारत इन्हीं की रचना है, विद्वोसाल भंजिका इन्हीं की रचना है, तो याद रखेगा। लिख रहा राजशेखर ने अपने ग्रंथ
विद्वशाल भंजिका में किस गुर्जर प्रतिहार नरेश को उन्होंने रघुवंश मुकुटमणि और रघुवंश मुक्तामणि का। अब देखिए कंफ्यूजन कितना होगा, यहां कहा गया रघुकुल तिलक, क्या कहा गया, तिलक कहा गया और चूड़ामणि कहा गया। तिलक और चूड़ामणि किसे कहा गया दोस्तों, ये राजशेखर ने कहा। किसे कहा, तो जो उत्तराधिकारी था किसका, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्र पाल प्रथम, उसे कहा गया ना। और यहां लिख रहा दोस्तों कि विद्वशाल भंजिका में किसे मुकुटमणि कहा गया, मुकुटमणि। यहां तिलक और चूड़ामणि की बात नहीं हो रही, मुकुटमणि और मुक्तामणि की बात हो रहा दोस्तों। तो ये किसे कहा गया, ये बाद में दोस्तों महेंद्र पाल के बाद महिपाल आया है ना, महिपाल प्रथम, ठीक है। तो महिपाल प्रथम याद रखेगा, ये महिपाल प्रथम को कहा गया मुकुटमणि और मुक्तामणि, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। लिख रहा किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ले ली थी। बहुत अच्छा सवाल, ये तो एकदम वन लाइनर का सवाल है। पता है किसने दोस्तों जल समाधि लिया था, जो सबसे ज्यादा भयानक था कहानी जिसने शुरू किया था, नागभट्ट दूती ने। किसने शुरू किया था, वत्सराज के बाद दोस्तों नागभट्ट दूती जो आया था उसने भी लिया था भाई हिस्सा ना। तो याद रखेगा ये वत्सराज का ही तो उत्तराधिकारी है नागभट्ट दूती। नागभट्ट प्रथम तो संस्थापक था, नागभट्ट दूती ऐसा था जो जल समाधि लिया था। लिख रहा किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। अच्छा, इस पॉइंट को लेकर दोस्तों बार बार डिबेट होता है। आप न्यूज चैनल में देखिए, लोग कुर्सी लगा कर बैठ जाएंगे, खूब लड़ाई झगड़ा होगा, डिबेट होगा कि बताइए प्रतिहार गुर्जर थे या नहीं थे, प्रतिहार क्षत्रिय थे या क्या थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं दोस्तों। अगर हम इतिहास के साक्ष्य को उठाकर देखें तो दोस्तों अभिलेखों में दोस्तों इनको गुर्जर कहा गया। और एक अभिलेख नहीं दोस्तों, मैं कई सारे अभिलेखों का नाम गिना दे रहा हूं आपको। जैसे एक अभिलेख है दोस्तों राधनपुर का अभिलेख, इसमें भी दोस्तों कहा गया दोस्तों राधनपुर खजुराहो का अभिलेख। जी हां दोस्तों, राधनपुर और खजुराहो यहां से भी अभिलेख प्राप्त हुआ, वहां भी कहा गया। एक स्थान है करहाड़, क्या दोस्तों, करहाड़ याद रखेगा, या करहाड़, ठीक है। वहां भी दोस्तों जो लेख मिला वहां भी इसको गुर्जर कहा गया। इसके अलावा पीछे आपने पढ़ा राजौरगढ़ पढ़ा था ना, राजौरगढ़ वो नीलकंठेश्वर मंदिर वाला, तो वहां से भी दोस्तों अभिलेख मिला, वहां भी इनके बारे में कहा गया। इसी तरह से देवली अभिलेख मिला, देवली अभिलेख वहां भी दोस्तों कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जहां गुर्जरों प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। क्या कहा गया, गुर्जर कहा गया, ठीक है। और अल गुर्जर किसने कहा था, तो अल गुर्जर कहा था अल मसूदी ने। और गुर्जर वंश के शासकों को उसने बौरा कहा था। क्या कहा था, बौरा कहा था, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में दोस्तों किया गया है, तो याद रखेगा यहां इस काल में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भौकाल खूब मेंटेन हो गया था, ठीक है। क्या कहते थे, प्रतिहार नरेश में जो अधिकारी होते थे उसे हम क्या कह के पुकारते थे, राजपुरुष कहते थे। क्या कहते थे, राजपुरुष। लिख रहा सरस्वती कंठाभरण राज मृगांक। अच्छा, श्रृंगार मंजरी मैंने पूछे नाम लिया था क्या, उसको हटा दीजिएगा। श्रृंगार मंजरी दोस्तों ये राजा भोज की रचना है। बाल भारत, बाल रामायण और वो कर्पूर मंजरी, ठीक है, वो दोस्तों किसका हो जाएगा, वो याद रखेगा वो राजशेखर की रचना है। वरना राज मृगांक हो गया, समरांगण हो गया, श्रृंगार मंजरी कथा हो गया, कुर्म शतक हो गया, सरस्वती कंठाभरण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसकी रचना दोस्तों, चाहे आप राजा भोज कहिए चाहे आप मिहिर भोज कहिए, जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो बहुत बड़े विद्वान भी थे, ठीक है। तो राजा भोज, कभी इसे राजा भोज परमार कहते हैं, कई नाम होता है इनका, ठीक है। लिख रहा है किस प्रतिहार के समय शासक में, ऐसे हटा दिए, किस प्रतिहार के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ और अंत हुआ। तो प्रारंभ किसने किया था भैया, प्रारंभ किया था वत्सराज ने। किसने किया था, प्रारंभ किया था वत्सराज ने, ठीक है। इसने क्या किया, इसने प्रारंभ किया, ठीक है। और कहा जाता दोस्तों अंत किसने किया था, ठीक है, अंत किसने किया था, तो अंत किया था नागभट्ट ने, ठीक है, नागभट्ट। जबकि इसकी लड़ाई दोस्तों कई बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। लिख रहा मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने कह दिया, किसका, मिहिर भोज को इस्लाम में सबसे बड़ा शत्रु किसने कहा है, तो याद रखेगा जो सुलेमान आया था ना, सुलेमान। सर सुलेमान तो मिहिर कुल के समय आया था, सुलेमान, ठीक है, मिहिर कुल के शासनकाल में, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों ये सुलेमान ही था, याद रखेगा।
ठीक है, ये सुलेमान ही था जिसने इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। किसे दोस्तों? याद रखेगा, मिहिर भोज को। ठीक है, तो याद रखेगा उन्हीं के समय में आया था, उन्हीं की चर्चा भी कर रहा है। तो इन सभी सवालों को दोस्तों आप याद रखेगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे सवालों पर चर्चा होती रहती है और क्लास का पता नहीं चलता कि कब क्लास समाप्त हो जाता। चलिए, अच्छा लगा पढ़ करके दोस्तों। बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया है, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया गया है। तब हमारे पास इस तरह के इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं थे, कॉपी पे पढ़ाता था, कमजोरी थी। ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कतें थी। तो शुरुआती क्लास आप जाके देखिए, वहां इन सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आगे भी दोस्तों हम लोग इस तरह के लिए फाउंडेशन बैच बना रहे हैं ताकि हर एक विषय पर अच्छा कमांड हो सके। ठीक है, किताबें भी आ चुकी हैं, तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, पढ़ना शुरू करिए, कहीं कोई कमी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।